सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। आज की वीडियो होगी हमारे BPCC 107 संज्ञात्मक विकास, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी बुक BPCC 109 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सॉरी। और हमारी यूनिट है 7, जो कि शायद मैंने आगे स्टार्टिंग में 7 बोल दी थी यूनिट, मतलब बुक को। तो इसमें हम लोग पढ़ना है संज्ञात्मक विकास। ठीक है, पियाजे का संज्ञात्मक सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। तो संज्ञात्मक विकास मतलब हमारी सूचना किस तरीके से विकास होता है, इसमें पियाजे का दृष्टिकोण इम्पोर्टेंट है और वाइगोस्की का क्या बोलते हैं सिद्धांत इम्पोर्टेंट है। यही दो सिद्धांत इम्पोर्टेंट है जिसपे यूनिट 7 पूरा टिका हुआ है। ठीक है, तो किस प्रकार बच्चा सोचता है, किस प्रकार वयस्क सोचता है, किस प्रकार दोनों बातें करते हैं, दोनों घटनाएं देखता है, समझता है, उससे क्या सीखता है, ये सब चीजें इसमें है। ठीक है, तो पियाजे का संज्ञात्मक सिद्धांत, संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत कि जिसका विकास कहता है, इसमें कोई संदेह नहीं कि स्विस संज्ञात्मक सिद्धांतकार जीन पियाजे ने बच्चों की संज्ञात्मक विकास के अध्ययन की क्रांतिकारी बदलाव किया है। यद्यपि उन्होंने सिद्धांत की आलोचना की गई और वर्षों से इसमें कई संशोधन हुए, मतलब उनके सिद्धांत की भी आलोचना ही और उसमें बहुत सारे संशोधन होते रहते हैं समय के साथ साथ। यह निश्चित रूप से बुनियादी संज्ञात्मक सिद्धांतों का एक सेट प्रदान करता है जो आज भी बहुत अधिक शोधकर्ता मार्गदर्शन करता है। इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्न प्रकार है। बुद्धि एक सक्रिय, रचनात्मक और गतिशील प्रक्रिया है। मतलब यह सक्रिय रहती है हमेशा और रचनात्मक है, हमेशा कुछ ना कुछ सोच चलता रहता है, सोचता रहता है, और गतिशील है, मतलब निरंतर चलती रहती है। बच्चों द्वारा की गई गलतियां हमें विकास के उस विशेष चरणों में उसकी विचार प्रक्रिया को समझने में मदद करती है। मतलब जो गलतियां होती हैं वो किस प्रकार होती है, हमें उस विकास के उस विशेष चरण, मतलब जिस भी समय में होता है, बाल्यावस्था, शैल्यावस्था और जो भी बहुत सारी अवस्थाएं होती है, उसमें शैशवावस्था के जैसी विशेष चरण में उनके विचारों को समझने में मदद करता है। ठीक है, समय के साथ साथ बच्चों में सोच बदल जाती है। हर लोग पहले कुछ सोचता है, फिर कुछ सोचता है, फिर कुछ सोचता है, लेकिन सोचने के ये नए तरीके उनकी पहले की संरचनाओं पर आधारित होते हैं कि क्या क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। वो पहले से ही जो एक बेस थिंकिंग होता है, बेस बनाना होता है माइंड में, वो पहले से ही बन चुका होता है। पियाजे का सिद्धांत यह एकजुट करने की कोशिश करता है कि जीव विज्ञान और अनुभव किस प्रकार संज्ञात्मक विकास को आकार देता है। उनका मानना था कि हमारे भौतिक शरीर की तरह जो संसार के अनुकूल है, हमें मानसिक संरचनाओं का भी निर्माण करते हैं जो हमें दुनिया के अनुकूल होने में मदद करता है। मानसिक संरचनाओं का भी विकास, मतलब अपनी क्या बोलते हैं, मानसिक संरचनाएं, मतलब अधिक से अधिक सोच पाना है दुनिया के बारे में, जो शुरुआत में लगता है कि एक घर तक है, एक एरिया तक है, एक शहर तक है, और फिर बढ़ते बढ़ते बहुत वर्ल्ड वाइड हो जाता है और पता चलता है दुनिया में बहुत सारे ग्रह है। उस ग्रह पे किसमें जीवन, किसी में जीवन नहीं है, हमारे ग्रह पे है, कितनी दूरी है, ये सब चीजें धीरे धीरे विकसित होती है। हम सक्रिय रूप से, व्यवस्थित रूप से अपने पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए अपने अनुभवों को समझने की कोशिश करते हैं, यानी हम अपने अनुभवों को अपने मजबूत योजनाओं तथा ऐसे ढांचों एवं रूपरेखाओं में व्यवस्थित करते हैं जो अवधारणाओं, वस्तुओं आदि की श्रेणियां बनाते हैं। हम सभी के पास स्वयं के द्वारा विकसित की गई स्कीम्स के आधार पर अपने अनुभवों को व्यवस्थित करने के अनूठे तरीके मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अब आ गया मनोबंध। मनोबंध विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं होती है जिसे संगठित तरीकों के रूप में समझा जाता है, जो अपने आसपास के अनुभवों का एहसास करने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे आपको बहुत बचपन की एक क्लास जिसको आप देख के बहुत सारी चीजें याद कर सकते हो, एक संगठित तरीका है आपकी अपनी पुरानी यादों को याद करने का मनोबंध। ये क्रियाएं और मानसिक प्रतिनिधित्व है जो उम्र के साथ बदलते हैं। पियाजे के अनुसार व्यवहार संबंधी स्कीम्स शारीरिक गतिविधियां जिसमें संवेदी क्रिया पैटर्न शामिल होते हैं, चूसना, ललचाना, देखना जैसी शैशवावस्था की विशेषताएं, और मानसिक योजनाएं संज्ञात्मक गतिविधियां जो बचपन के में विकसित होती है। ठीक है, तो अब आ गया संवेदी परक अवस्था।
तो इसमें क्या बोलते हैं, पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी: संवेदी प्रेरक संवेदी नामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो संवेदी प्रेरक अवस्था क्या है? जैसा कि नाम से पता चलता है कि शिशु अपने संसार को अपनी इंद्रिया के माध्यम से और उस अपने द्वारा की जाने वाली शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से व्यवस्थित करते रहते हैं। पियाजे ने इस अवस्था को आगे 6 उप अवस्थाओं में विभाजित किया, लेकिन यह भी कहा कि तथ्य इतना जटिल बना हुआ है और ग्रहण और उनका क्रम इतना तेज हो सकता है कि चरणों में बहुत अधिक अलग अलग खतरनाक होगा। पियाजे द्वारा चर्चा की गई 6 अवस्थाओं में का सार प्रस्तुत करती है, जो विकास की 4 बुनियादी प्रवृत्तियों की ओर इशारा करती है: सजगता के से लक्ष्य निर्देशित गतिविधियों की ओर बढ़ना, एक शरीर से बाहर दूसरा एक शरीर के बाहरी संसार की ओर ध्यान केंद्रित करना, वस्तु के स्थायित्व का विकास करना, संचालन में मानसिक प्रतिनिधित्व का बदलाव करना। निम्नलिखित अनुभाग में इसकी विस्तार से चर्चा की गई है, जो 4 पे जोड़ दिया गया है। इसके बाद 6 अवस्थाएं, 1 2 3 4 6 अवस्था दी हुई है। फिर पूर्व सक्रिय अवस्था। चूंकि पियाजे ने इस विकल्प के लिए पूर्व सक्रियात्मक लेबल देते हैं, इसलिए सबसे पहले शब्द को समझना महत्वपूर्ण है। संचालन आंतरिक क्रियाओं जो बच्चे के मानसिक रूप से चीजों को करने की अनुमति देती है, वो पहले शारीरिक रूप से कर रहा था, अब प्रतिवर्ती मानसिक क्रियाएं है। इस प्रकार मानसिक रूप से संख्याओं को जोड़ना संचालन माना जाता है। बच्चा अभी मानसिक रूप से संचालन करने में सक्षम नहीं है। हालांकि पूर्व सक्रियात्मक विचार उस विचार को फिर से संगठित करने की क्षमता की शुरुआत है, जो पहले व्यवहार में स्थापित किया गया था। लंबा चौड़ा, बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं जो कभी आती नहीं है। सहज विचार उपावस्था कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पूर्व सक्रिय विचार बच्चों में कैसे कमी होती है? अहंकारवादी एनिमिस्टिक थिंकिंग कोई काम का नहीं है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संख्यात्मक अवस्था अमूर्त अवधारणाओं और संरचनाओं पर काम करने के लिए 11 वर्ष की आयु के आसपास शुरू होती है। इस स्तर में बच्चों को मूर्त चीजों की घटनाओं की आवश्यकता नहीं होती। इसमें के बजाय वो चीजों के बारे में सामान्य और तार्किक निर्माण के साथ आते हैं। इस प्रकार वे न केवल वास्तविकता पर काम करते हैं, बल्कि इस संचालन पर भी काम करते हैं कि सामने जो चीज है वो कैसे है, कैसे नहीं, सब चीजों के बारे में सोचते भी है। तो आकलन, आपको अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना, लंबा चौड़ा आकलन है। आलोचनाएं भी हुई, जैसे कि पहले ही कहा गया था। मुख्य ज्ञान का परिप्रेक्ष्य, वस्तुओं का परिप्रेक्ष्य, संख्याओं का परिप्रेक्ष्य। आ गया हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाइगोस्की का संचालन विकास सिद्धांत, संज्ञात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है, अब तक हमने जिन सिद्धांत, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जून 2022 के एग्जाम में आया, दिसंबर 2022 के एग्जाम में आया है और पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मतलब इग्नू का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। अब तक हमने जिन सिद्धांतों की चर्चा की, वह संज्ञात्मक विकास के जैविक पहलुओं को उजागर करते हैं। जैविक पहलू मतलब जन्म से जो होते हैं और चलते रहते हैं। पियाजे का सिद्धांत मूल ज्ञान के दृष्टिकोण के अनुसार बच्चा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जो एक अन्वेषक की तरह विचारों को बनाता है और उसका परीक्षण भी करता है, मतलब जो एक क्रिएटिव थिंकिंग करता है, फिर से परखता भी है क्या ऐसा ही है। दूसरी ओर लिव वाइगोस्की ने संज्ञात्मक विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभावों पर जोर दिया। ठीक है, सामाजिक रूप से जो हम सिखाते हैं और सांस्कृतिक रूप से जो उसे बताते हैं के प्रभाव पर जोर दिया। उन्होंने विचार में बच्चे की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में विकास की प्रक्रिया को सामूहिक गतिविधियों और विकास की भावनाओं बनाने का महत्व पर ध्यान केंद्रित करना शामिल था। जैसे कि महाभारत, गीता, ये सब चीजें क्या होता है,
बोली जाती है संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक तौर पर, और बच्चा सोच भी सकता है इससे रिलेटेड कुछ आगे। तो ये एक ऐसा है, जैसा कि चर्चा की गई है कि पियाजे ने बच्चे को सक्रिय और स्वतंत्र शिक्षार्थी के रूप में देखा, कि वो कुछ भी सोच सकता है, कैसे भी कर सकता है, कि देखा। लेकिन वाइगोत्स्की का मानना है कि विचार और सीखना मुख्य रूप से सामाजिक दुनिया में शुरू होता है, जब सामाजिक रूप होता है कि सामने वाला अच्छा हैरी पॉटर पढ़ के आया है, अच्छा तो हम भी कुछ ऐसी कोई क्रिएटिव चीज पढ़ेंगे, तो वो भी हैरी पॉटर पढ़ता है, ट्रांसफॉर्मर पढ़ सकता है, हैरी पॉटर की कैसी कैसी चीजें सामाजिक तौर पर उपलब्ध है। लेकिन एक इंसान कुछ भी पढ़ सकता है, वो किसी भी तरीके की थिंकिंग बिल्ड कर सकता है, वो सिद्धांत पियाजे का था। लेकिन इनका मुख्य सिद्धांत है सामाजिक दुनिया से शुरू होता है सीखना और सोचने का तर्क स्टार्ट करना, कि आप कुछ और सोच रहे हो, लेकिन जब दूसरा ये आपको बताता है कि हम इस बारे में सोच रहे हैं और ये एक बहुत अलग सी चीज है, तो आप इस चीज पे ध्यान देकर सोचना स्टार्ट करना कर देते हो। जैसे एक बिल्डिंग का बनना, भले ही आप इससे पहले कुछ और उस समय सोच रहे हो उसी जगह खड़े होके, लेकिन सामने वाले की सोच पे आप सामाजिक दुनिया में उसी तरीके का सोचना उस समय स्टार्ट करोगे। इस प्रकार उन्होंने तर्क दिया कि क्योंकि हम एक सांस्कृतिक संस्कृति के भीतर स्थित है, हमारी शिक्षा इस पर आधारित है, नतीजन नतीजन सांस्कृतिक उपकरण जैसे भाषा, क्रिया, व्यवहार आदि बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताओं को आकार देते हैं। ये बात भी सही है और वो बात भी सही है। जैसे कि साइकोलॉजी के बहुत सारे पक्ष होते हैं, तो जीन पियाजे का भी सिद्धांत सही है, और वाइगोत्स्की का भी सिद्धांत अपनी जगह सही है। जो उन्हें अधिक जानकार जो उन्हें अधिक जान वाइगोत्स्की इस बात पर जोर दिया कि बच्चे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सहयोग करके सीखते हैं जो उससे अधिक जानकार है। मानी बात है, आपने भी हमेशा वही से ही सीखा होगा जो आपसे अधिक जानकार है। बेवकूफ लोग से बे, बेवकूफ लोग से थोड़ी ना कोई सीखता है। तो समीपस्थ विकास के क्षेत्र जेड पी डी कई प्रकार के कार्यों के लिए एक शब्द है, जिसमें बच्चा स्वतंत्र रूप से नहीं करता या दक्षता प्राप्त नहीं करता, लेकिन उसे किसी वयस्क या किसी अन्य कुशल बच्चों की सहायता से मार्गदर्शन सिखा जाता है। इसे जेडपी कहते हैं। आपने भी बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, जैसे स्केटिंग चलाना, कि कोई आपको मदद करता है तो एक संज्ञानात्मक विकास आपका होता है। जैसे वाटर बोर्डिंग या लिफ्ट का चलना, जैसे वो आपसे पूछेगा, आप उसको अपनी तरीके की सोच बताओगे और वो भी उस हिसाब से सोचना स्टार्ट करेगा। फिर आगे ढांचा निर्माण, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग ठीक है। स्कैफोल्डिंग की अवधारणा समीपस्थ विकास के क्षेत्र के विचार को निकटता की दूरी से जुड़ी हुई है। इसका अर्थ बच्चे की आवश्यकता के अनुसार समर्थन के स्तर को बदलना है। एक शिक्षण सत्र के दौरान एक कुशल शिक्षक बच्चे को कौशल की महारत हासिल करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन को की मात्रा के अनुसार अपने निर्देशों को संयोजित करता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं। किसी को जूते बांधना सिखाते समय बच्चे की अवस्था और आवश्यकता के अनुसार निर्देश बदल जाते हैं। एक शिशु के लिए हम बस उसे जूते बांध देते हैं, 2 वर्ष के बच्चे के लिए हम उसका हाथ पकड़ कर उसके साथ साथ करते हैं, एक प्री स्कूलर के लिए हम उन्हें एक सरल तरीका दिखा सकते हैं जिसमें वो 2 लूप बनाते हैं और उसे एक दूसरे के चारों ओर वृत्त बनाते हैं, और 6-7 वर्ष की आयु के लिए हम एक बच्चे को दूसरे के चारों ओर एक डोरी लपेटना सिखा सकते हैं। इसलिए हमने प्रत्येक चरण में बच्चों को जितना सहायता प्रदान की वह स्कैफोल्डिंग है, कि किस वर्ष में कैसे हमारी सोच के अनुसार हम बच्चे को वो चीज़ सिखा सकते हैं और उसे उस थिंकिंग के लेवल पे ला सकते हैं। ठीक है। आत्म संभाषण, प्राइवेट स्पीच के द्वारा भी बहुत सारी चीजें आप सिखा उसकी अनुसार भाषण का उपयोग न केवल सामाजिक संचार के लिए किया जाता है बल्कि कार्य को हल करने के लिए किया जाता है। बच्चों द्वारा स्वनियमन के लिए भाषा का उपयोग व आत्म संभाषण कहा जाता है। इसे बच्चों को उपयोग करें अपने स्वयं के व्यवहार को योजना बनाने, निगरानी करने और मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है, जो कि हो गया आपका जैसे एक समस्या जिसे हैकाथॉन कहा जाता है आज के समय में, और सामने रखी जाती है, जैसे कि ईवीएम मशीन को हैक करना। तो ये एक समस्या है कि हैक नहीं हो सकती, तो इसे सामने रखना, तो फिर वो चीज़ें सब लोग सोचेंगे और उस चीज़ों पर विचार करेंगे और वैसी चीज़ें प्रस्तुत करेंगे जो उसे
हैक करने के लिए तैयार हो। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे कार्य की कठिनाई का स्तर बढ़ता जाता है, बच्चे अपने आप से इस तरह से अधिक बात करते हैं। अपने आप से बात करना भी एक संज्ञानात्मक विकास का एक क्षेत्र में आता है, जिसमें बच्चे अपने आप की ही राय लेते हैं। तो ये वो समय होता है आत्म संभाषण, जिसमें व्यक्ति अपने आप की राय लेना स्टार्ट कर देता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या आप लोग अपनी राय लेते हो किसी भी कठिनाई बड़ी चीजों में? ठीक है, वाइगोस्की और पियाजे के सिद्धांतों की तुलना। वाइगोस्की एक सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण है। ठीक है, वाइगोस्की का और सांस्कृतिक रूप से जो समाज के संपर्क के माध्यम से ज्ञान के निर्माण और ज्ञान के निर्माण में सामाजिक संदर्भ पर जोर देता है। पियाजे के विपरीत उन्होंने एक संज्ञानात्मक रचनावादी दृष्टिकोण अपनाया, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चे अपनी गतिविधियों में स्वयं अपनी दुनिया के बारे में सभी ज्ञान की खोज या निर्माण करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पियाजे से वाइगोस्की तक व्यक्ति के सहयोग, सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक प्रभाव में बदलाव स्पष्ट है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के चरणों और उनके अनुक्रम पर बहुत जोर दिया कि बच्चे के जैसे जैसे बढ़ते हैं, उनकी थिंकिंग का लेवल कैसे कैसे बढ़ता जाता है, वो सब कुछ समझने लग जाता है। लेकिन वाइगोस्की ने विकास के किसी भी सामान्य चरण पर प्रस्ताव नहीं दिया। तो वाइगोस्की ने कहाँ गया वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के वाइगोस्की ने विकास के समान चरण पर प्रस्ताव नहीं दिया। कोई भी ऐसा समान चरण नहीं है जो बच्चों के साथ साथ बड़े होते होते कैसे वो सीखता है। इस प्रकार पियाजे के विपरीत वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास का समापन बिंदु उस कौशल पर निर्भर करेगा जिससे किसी विशेष संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वाइगोस्कियन परिप्रेक्ष्य में भाषा का विकास को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए माना जाता है, जिसे पियाजे द्वारा न्यूनतम महत्व दिया गया था। शिक्षा पर उनके विचार भी काफी भिन्न थे। सूचना प्रक्रम संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण समकालीन दृष्टिकोण है। एक कंप्यूटर रूपक बहुत अच्छी तरह से उदाहरण देता है कि संज्ञानात्मक विकास के लिए सूचना प्रक्रमण दृष्टिकोण का उपयोग कैसे किया जाता है। कंप्यूटर सूचना प्रक्रमण उन्हें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित करता है। ठीक है, तो हार्डवेयर, उदाहरण के लिए हार्डवेयर सीमाओं में मशीन द्वारा संसाधित किए जा सकते वाले आंकड़ों की मात्रा, उसकी क्षमता, गति आदि शामिल है। और सॉफ्टवेयर यह तय करता है कि किस तरह से आंकड़ों को इनपुट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे हेरफेर किया जा सकता है आदि। ठीक है, तो ध्यान एक बहुत ही सामान्य मुहावरा है जो हम अपने दैनिक जीवन में सुनते हैं। इसका वास्तव में अर्थ है कि हमें अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को एक चीज पर केंद्रित करना है कि न करना चाहिए कि न कि दूसरों पर। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये सब चीजें यार तुमने कभी पढ़ाए हैं। स्मृति, किसी भी चीज पर ध्यान देने के बाद उसे स्मृति के रूप में ले जाना चाहिए। खासकर यदि हम भविष्य में उस जानकारी का उपयोग करना चाहते हैं, तो हमें हमारी स्मृति को मजबूत होना भी काफी आवश्यक होता है। स्मृति स्टोर मॉडल कैसे कैसे होता है, स्मृति का स्टोरेज कैसे कैसे हम अपनी स्मृति को क्या बोलते हैं बहुत अच्छी बना सकते हैं, उसका भी मॉडल दिया गया है। आप लोग उसे पढ़ना, फर्स्ट ईयर में भी था वो और सेकेंड ईयर में भी अब चैप्टर खत्म होने को आ चुका है। अब वीडियो भी काफी लंबी हो चुकी है, लाइट भी चली गई है। तो गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाल में मिलता है गाइस एक नेक्स्ट यूनिट जो कि यूनिट 8 है भाषा विकास का। तो हम लोग उसमें मिलता है। अगर आपको कोई डाउट और कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मेरे पर्सनल लिंक्स पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स भी आपका, कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, आपको क्या कैसी कुछ कमी थी तो आपको भी बताएं। और कोई डाउट और कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे भी साझा कर सकते हैं, और किसी भी तरीके की शर्माइएगा मत और सब कुछ बता दीजिएगा। तो गाइस, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, मिलते हैं, बाय बाय। जाओ पढ़ाई करो, भाग जाओ फुर्री की तरफ फिर।